Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 1, the arrival of Europeans in India of class 8. अब स्टूडेंट्स हम जो एसएस का सब्जेक्ट है जो मैं आपको शिवम अरोरा जो मेरा नाम है आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इस चैप्टर किसके बारे में है, कौन कौन हमारे यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे उसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको 1.1 फिगर दी गई है अवर मदर इंडिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का मैप है और उसमें हमारी जो मदर इंडिया है उनका फ़ोटो दिया गया है फ्लैग के साथ, और हमारा पूरा इंडिया बेटा जो हमारा ट्राई कलर है उसके अंदर दिया गया है। ओके We have learned the previous standards that many years ago our country was the one of the leader countries in the world। बेटा बहुत सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले से बुक्स में भी हमने पढ़ रखा है कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक लीडिंग कंट्रीज है बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। और जो अपनी कंट्री थी बेटा वो कैसी है, डिस्टिंक्ट है वर्ल्ड के अंदर, पूरी अलग ही है और डिफरेंट है। ओके द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड द प्रॉस्पेरिटी। अब बेटा जो अलग अलग जो कंट्रीज़ के जो पीपल है वो हमारे जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हुए, उन्हें हमारा कल्चर जो अच्छा लगता है बहुत ही, और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है बेटा। मैनी पीपल्स वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इन टू द ट्रेड इन आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ ऑफ आउट ऑफ इट। अब बेटा बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जो हमारी इंडिया के अंदर आना चाहती है और यहाँ से ईगर है, मीन्स के उत्साही है, वो इंडिया में आना चाहती है, अपनी कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहती है और यहाँ से वेल्थ मीन्स कि उन्हें यहाँ से पैसा कमाना चाहती है। Earlier, the merchants from the various countries came to the India from northwest by the land route since the constitutions were conquered by the Turk Muslims for the purpose of the trading। अब बेटा पहले के टाइम पे जो हमारे मर्चेंट्स थे वो हमारे यहाँ अलग अलग कंट्रीज से हमारे देश में आते थे और साथ में किसके लिए आते थे, लैंड रूट से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, और वो यहाँ पे अपना बिजनेस जमाने आए थे। और वह किसके थ्रू, द कॉन्कर्ड बाय द ट्रक मुस्लिम, जो ट्रक मुस्लिम थे उनके थ्रू आए थे। वो द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, किस लिए आए थे वो, ट्रेडिंग मीन्स के कमाने, पैसा कमाने के लिए वो आए थे यहाँ पे। फॉर द ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक द ट्रेड थ्रू द लैंड रूट। अब बेटा जो अरब के जो ट्रेडर्स थे उनने वो शॉर्ट टाइम तक, कुछ बहुत सालों तक उनने अपना यहाँ पे ट्रेड करा लैंड रूट से। ओके बट एज द सिचुएशन चेंज, अब धीरे धीरे जैसे सिचुएशन चेंज होने लगी, द ट्रेड थ्रू द लैंड रूट स्टॉप। अब वो लैंड रूट का जो ट्रेड था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और कंटिन्यूसली द डिमांड ऑफ द इंडियन कम्युनिटीज़ लाइक, अब बेटा जो इंडियन कम्युनिटीज़ थी जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गए, मुस्लिन हो गए, ब्लैक पेपर हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ों की डिमांड आने लगी। और कहाँ से आई थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनने ये सारी चीज़ों की सारी डिमांड्स बढ़ाई थी। अब ये सारा टू टेक दैट, और ये सारे चीज़ों के एडवांटेजेस लेने के लिए स्टूडेंट उनने क्या करा, एक ऐसी सिचुएशन बना दी कि जो मैनी कंट्रीज़ थी जो यूरोपियन की, उनने स्टार्ट कर दिया टू सर्च द सी रूट टू द इंडिया। अब उनने पहले लैंड रूट से आते थे, अब उनने ऐसा कुछ सर्च करा कि जिससे हम सी रूट से आए और इंडिया तक पहुंच सके और पूरा ट्रेड कर सके। अब बेटा आपको पूरा नीचे मैप दिया गया है सी रूट का, इंडिया ये है, यहाँ पे कोचीन, कैलिकट, अब इराक, अरेबियन के यहाँ से पूरा रूट बनाया गया। आप मैप के अंदर देख सकते हो कि हमारा सी रूट का मैप किस तरीके से बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसमें सम adventurers, the sailors of the Europeans and the other countries started the search of sea route to come to India। अब बेटा जब सेलर्स थे जो बोट चलाते थे वो सब, अब वो क्या ढूंढने लगे, फाइंड करने लगे कि लैंड रूट से जो रास्ता था वो तो ट्रेड करने के लिए बंद हो चुका था। अब वो क्या कर रहे थे, जो सी रूट है, सी से जो कि हम इंडिया में जाके किस तरीके से सी रूट से जाके ट्रेड करें, वो सब सेलर्स ने स्टार्ट कर दिया था इंडिया के अंदर आके ढूंढने के लिए। ओके अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्रिस्टोफर कोलंबस में क्या था टॉपिक में हम वो देख लेते। कोलंबस वाज एन इटालियन एक्सप्लोरर। अब बेटा जो कोलंबस थे वो कौन थे, इटालियन एक्सप्लोरर। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स स्टूडेंट आप वो टिक करके रखना, मैं आपको पूछ सकता हूँ कि हु इज इन कोलंबस, तो कोलंबस इज एन इटालियन एक्सप्लोरर। वाज द वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु द वेंचर्स आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। अब जो हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस थे उनने क्या करा था, सी रूट फाइंड किया था इंडिया के लिए, और एकदम ब्रेव सेलर थे जो डरे बिना रहते थे। He thought that the one can go to the east via west also। अब उनने ऐसा सोचा कि कोई हम ईस्ट वाया वेस्ट भी जा सकते हैं।
वाई डिड ही बिलीव सो, अब वो ऐसा क्यों बिलीव करते थे? थिंक अबाउट इट, द कोलम्बस स्टार्टेड द जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। अब उनने क्या स्टार्ट करा था, जो क्रिस्टोफर कोलम्बस थे उनने अपनी जर्नी थी वो इंडिया के लिए स्टार्ट करी थी, बट एक्सीडेंटली मीन्स वो कहाँ पे पहुँच गए थे? अमेरिका पहुँच गए थे। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिस कॉन्स्पिरेशन दैट ही हैड डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। अब उनको ऐसा लगा, जो वो जहाँ पे पहुँचे थे उनको ऐसा लगा कि ये इंडिया है, बट वो एक्सीडेंटली वो इंडिया नहीं था, वो क्या था? अमेरिका था। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने इंडिया का सी रूट फाइंड कर लिया है। हेंस इवन टुडे द नेटिव ऑफ द अमेरिका आर कॉल्ड द रेड इंडियंस। अब जो नेटिव्स थे अमेरिका के वो भी बेटा किस नाम से? रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता था। एंड द इजलैंड ग्रुप इज द कैरिबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। ओके, और जो वहाँ पे बेटा जो कैरिबियन जो ग्रुप था वहाँ का, उसे क्या नाम से? वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। सो स्टूडेंट तुम ये पॉइंट टिक कर सकते हो कि जो नेटिव ऑफ अमेरिका थे वो कौन थे? रेड इंडियंस थे, और जो साथ में जो हमारा इजलैंड ग्रुप ऑफ कैरिबियन था वो कौन थे? वेस्ट इंडीज़ थे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? वास्को द गामा। वास्को द गामा अ नेटिव ऑफ द पोर्टुगल डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। अब बेटा ये पॉइंट टिक कर लेना, पूछ सकता हूँ मैं आपको एग्जाम के अंदर भी कि हमारा जो नेटिव था पोर्टुगल का, तो किसने हमारा सी रूट इंडिया का ढूंढा था? कौन था? वास्को द गामा। ओके, he encircled the Cape of the Good Hope in the South Africa and reached the port of the Calicut on the 22 May 1498। अब बेटा उसने क्या करा? सबसे पहले एनसर्कल जो उसने कैप ऑफ गुड होप था साउथ अफ्रीका के, उसने वहाँ से चलना स्टार्ट किया, और एट लास्ट वो बेटा 22 मई 1498 को वो बेटा पोर्ट ऑफ कैलिकट है ना वहाँ पे पहुँच गया था। आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, अब बेटा जब वो इंडियन ओशन पे पहुँचा, वहाँ से जब उसने क्रॉस किया, देन द रूलिंग किंग ऑफ द कैलिकट द जेमरो ग्रेव द परमिशन। अब वहाँ पे जो उसने पूरा पास आउट चालू करा, उसके बाद जो वहाँ का जो राजा था, जो किंग था कैलिकट का बेटा, उसने उसको पूरी परमिशन दी वहाँ पे कि आप यहाँ से के पास आउट हो सकते हो, क्योंकि बेटा विदाउट परमिशन कोई एंटर हो सकता था नहीं। ओके, जो जेमरियन था जो उसने परमिशन दी एंड गेव द परमिशन टू पोर्टुगल्स टू ट्रेड। पोर्टुगल्स को उसने परमिशन दी कि आप यहाँ पे आके हमारे इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। द पोर्टुगल्स एस्टेब्लिश्ड अ फोर्ट इन द कैलिकट फॉर ट्रेड 1500 सी। अब बेटा 1500 सी के अंदर पोर्टुगल्स थे, उनने क्या करा था? एक अपना खुद का फोर्ट बना दिया था। ओके, ये पॉइंट तुम टिक कर सकते हो कि बेटा कि कौन से साल के अंदर पोर्टुगल्स ने अपना एक फोर्ट तैयार करा था, कहाँ पे? कैलिकट के अंदर तैयार करा था। ओके, they fortified it and the appointed a commander in the chief named the Albuquerque to safeguard the fort। अब बेटा उनने एक अपना फोर्ट बनाया और साथ ही साथ उन्हें एल्बुक्री करके नाम का एक कमांडर भी रखा जिससे वो फोर्ट को बचा सके। मूविंग नॉर्थवर्ड्स द एल्बुक्री कॉन्कर्ड द गोवा इन 1506 ई। अब एल्बुक्री थे, उनने क्या करा था? गोवा को कॉन्कर कर लिया था 1506 सी के अंदर। Okay, within a span of the 100 years, the Portuguese took control of the Mangalore, Cochin, Goa, Div, Mumbai and the island of Lanka। बेटा जो वहाँ के जो पोर्टुगल्स थे उनने क्या करा था? हमारे जो मैंगलोर था, कोचिन थी, गोवा था, दीव था, मुंबई था, और जो इसलैंड ऑफ लंका था वहाँ पे बेटा उनने उनका अपना राज चलाया था। मीन्स टू कवर किया था वहाँ पे चला के। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंड ऑफ द पोर्टुगल्स रूल। अब पोर्टुगल्स का रूल कब एंड हुआ वो हम देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगल्स एक्सपांड द ट्रेड टू बंगाल। अब बेटा 17th सेंचुरी के अंदर उन्हें क्या करा? उनने अपना ट्रेड बढ़ाया बंगाल के अंदर। एट दिस टाइम द मुंबई एम्पायर द शाहजहाँ, जो मुंबई के बेटा जो एम्पायर थे मीन्स के जो राजा थे शाहजहाँ, रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली, और वो दिल्ली के अंदर रूल कर रहे थे। द सूबेदार ऑफ द बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगल्स। अब जो सूबेदार थे बेटा जो बंगाल के, उनने क्या करा? पोर्टुगल्स के खिलाफ उन्हें कंप्लेन करी जो शाहजहाँ को। Thus the fort of the Hooghly was demoralized and the ship were burnt as per the order of the empire। अब उनने क्या करा? जो उनका जो हुगली का जो फोर्ट था उनको डिसमोरलाइज मीन्स वहाँ पे उसको ख़त्म किया, साथ ही साथ उनकी शिप्स आती थी उसे भी ख़त्म कर दिया। इन दिस वे द पोर्टुगल्स रूल केम टू द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। और इसी तरीके से जो उनका एक्सपेक्टेशन था पूरा जो दीव, दमन और जो गोवा को अपने कब्जे में रखने का, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। ओके, अब स्टूडेंट्स उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे हमारे इंडिया में वो कौन थे? द डच। कौन थे स्टूडेंट्स? डच।
ओके अब वो डच देख लेते हैं हम। आफ्टर द 100 years ऑफ द अराइवल ऑफ द पोर्टुगल्स एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी द डच ऑफ द हॉलैंड। अब बेटा जो 100 years जो पोर्टुगल्स ने हमारे पे आए थे, जो उन्होंने ट्रेड करा था, उसके बाद कौन आया था एट जो 16th सेंचुरी के एंड पे द डच ऑफ हॉलैंड, जो अभी हमारा बेटा जो नेदरलैंड्स के नाम से जाना जाता है, वो आए थे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। और साथ ही साथ द इनिशियली दे एस्टेब्लिश फोर्ट एट द पुलिकेट एंड द मद्रास। उनने क्या करा था चेन्नई के पास, जो अभी मद्रास है, जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और पुलिकेट, उन्होंने वहाँ पे दोनों अपने फोर्ट बना दिए थे। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर एट द आगरा इन द ईयर 1663। और साथ ही साथ बेटा उनने एक अपना ट्रेडिंग सेंटर भी बनाया था आगरा के अंदर 1663 के नाम से। बेटा ये तुम पॉइंट टिक कर सकते हो। ओके यहाँ पे मैं तुम्हारे को पूछ सकता हूँ कि उसने कौन से साल के अंदर जो डच थे उनने अपना एक वहाँ पे सेंटर बनाया था आगरा के अंदर। तो क्या कौन सा ईयर आएगा बेटा वो 1663। ओके अब मीन वाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव इन इंडिया। अब बेटा उसी टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश भी वहाँ पे बेटा इंडिया के अंदर आए। द डच कुड नॉट द विस्टलैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब बेटा उस टाइम जो डच लोग थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कॉम्पिटिशन कर सके नहीं। ओके अब फिर उसके बाद कौन आया था हमारे डच के बाद, द ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया। जो ब्रिटिश थे बेटा वो हमारे इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड हुए ड्यूरिंग द रीजन द क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द इंग्लैंड इन द ईयर 1600 सी। अब बेटा ये पॉइंट भी तुम टिक कर सकते हो कि 1600 सी के अंदर वहाँ पे जो क्वीन थी, कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड के अंदर। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बेटा 1600 सी के अंदर इंडिया जो ब्रिटिश थे उसने क्या एस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दिस कंपनी बिलोंग्स टू द मर्चेंट हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेक द ट्रेड्स विद इंडिया। अब बेटा ये उन्हें इस तरीके का ऐसे कंपनी बिलोंग्स करी थी उन्हें कि जिस मर्चेंट्स को ज़्यादा पैसा कमाना है, वेल्थ कमाना है इंडिया में से, वो आके कमा सकता है, और वो भी अंडर ट्रेड के अंडरटेक ट्रेड को लेके इंडिया के अंदर। अब द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ द सूरत इन द ईयर 1608 सी। अब बेटा ये पॉइंट्स तुम्हारे को मेन है, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट जो ब्रिटिश का जो शिप था कहाँ पे आया था, एक तो पोर्ट ऑफ सूरत पे आया था, और बेटा कौन से साल के अंदर आया था, 1608 सी के अंदर आया था। द कैप्टन W.H. हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप। अब बेटा वो शिप का कैप्टन कौन था, ये पॉइंट भी टिक कर लो तुम बेटा। द कैप्टन W. हॉकिंस था वो जो शिप का कैप्टन था उसमें, और वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन द इंडिया। और जो सबसे फर्स्ट ब्रिटिश था जिसने हमारे इंडिया के अंदर पैर रखा था। ही मेट द जहांगीर बट डिड नॉट गेट द परमिशन टू ट्रेड। अब उसने जहांगीर को तो मिला बट उसको कोई परमिशन मिली गई थी नहीं ट्रेड के लिए। देयर आफ्टर द सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टेब्लिश द ट्रेड सेंटर इन सूरत। अब बेटा उसके बाद जो दूसरा ब्रिटिश था वो कौन था, सर थॉमस रॉय आए। पहले वाले को तो जो W. हॉकिंस थे उनको परमिशन नहीं मिली जहांगीर की तरफ से। फिर उसके बाद जो सर थॉमस रॉय थे वो आए थे, उनने परमिशन मांगी, एक सेंटर मांगा सूरत के अंदर। लेटर द दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द शाहजहाँ। अब बेटा बाद के टाइम पे लेटर जो जहांगीर में से शाहजहाँ के हाथ में गई दिल्ली का राज्य, और फिर शाहजहाँ ने बेटा क्या हुआ, परमिशन दी ब्रिटिश को टू कैरी आउट दैट ट्रेड्स इन बंगाल, और उसने अपना ट्रेड बंगाल में चलाने के लिए उन्हें बोला। ओके अब ये बेटा क्या ब्रिटिश थे। उसके बाद जो आए थे वो कौन थे, फ्रेंच थे। फ्रेंच दे एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द ईयर 1664 सी। अब बेटा फ्रेंच लोगों ने अपनी कंपनी कब एस्टेब्लिश करी थी, 1664 सी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। दे एस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन सूरत। अब उनने क्या करे थे, अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पे बनाई थी, सूरत में बनाई थी। साथ ही साथ में उन्होंने बनाई थी द मछलीपट्टनम एंड द पौंडीचेरी। जो पौंडीचेरी था, मछलीपट्टनम था, सूरत था, वहाँ पे उसने अपनी एस्टेब्लिश करी फैक्ट्री। बेटा अब ये तुम्हारे को तीनों टिक कर लेना है। मैं पूछ सकता हूँ एग्जाम के, जो फ्रेंच थे उनने अपनी फैक्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी। अब द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज द जोसेफ फ्रैंक्यूज डुप्लिक्स। अब बेटा ये भी मैं पॉइंट आप टिक कर देना। मैं आपको पूछ सकता हूँ जो फ्रेंच कंपनी के हेड थे वो कौन थे, द जोसेफ फ्रेंचिक्सो डुप्लिक्स थे, जो उसने हु हैड डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल्स इन इंडिया। और उनने क्या सोचा था कि हम यूरोपियन का रूल्स है वो उसे एक्सपांड करेंगे हमारे पूरे इंडिया के अंदर।
द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश स्टूड इन द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब बेटा उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, ब्रिटिश के बीच में और फ्रेंच के बीच में, और इनका कंपटीशन था कि हमारे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनीज बनना है। There were innumerable disputes and the battles and the finally the British emerged as a winner। और उन दोनों के बीच में बहुत ही बैटल्स होते थे और एट लास्ट कौन जीतता, जो ब्रिटिश लोग थे वो जीत गए थे। However the French retained their control over the trading center of the Pondicherry, Mahe and the चंद्र नगर। अब बेटा उनने जो अपना कंट्रोल था रिटेन तो कर लिया, कहाँ कहाँ पे वापस से रिटेन करा था, जो पौंडीचेरी था वहाँ पे माहे में रिटेन करा था, और जो चंद्र नगर था वहाँ पे उनने अपना रिटेन वापस से फ्रेंच ने कर लिया था। अब जो ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, अब जो ब्रिटिश ट्रेड बंगाल के अंदर बेटा कैसा था वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिया गया है बेटा, आप देख सकते हो 1.4 के अंदर शिप ऑफ ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स। The British first started the trade on the bank of the river Hooghly and established the fort in the year 1651 CE। अब बेटा यहाँ पे आपको जो एक दिया गया रिवर हुगली, वहाँ पे उनने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था उसकी बैंक पे, और साथ ही साथ उनने क्या करा था, जो उनने खुद का अपना एक पोर्ट बनाया था। कहाँ पे पोर्ट बनाया था बेटा, जो 1651 CE के अंदर उन्होंने एक पोर्ट बनाया था। ये पॉइंट आप टिक कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देयर फोर्ट वर द garrisons for the protection of the factories and got the permission from the Mughal Empire Aurangzeb to trade without पेइंग टैक्स अगेन एन एनुअल पेमेंट। अब उनको ऐसा बेटा वहाँ पे फोर्ट तो उनका बन गया था, साथ में साथ को उनको इतनी प्रोटेक्शन दी थी औरंगजेब ने क्या कि उन्हें अब परमिशन भी दे दी थी सारी चीज़ों के लिए ट्रेड करने के लिए, और वो भी कैसी परमिशन दी थी, ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना है, और अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट, और जिनका एनुअल पेमेंट आता है उसको विदाउट टैक्स भरे बिना वो अपना ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। औरंगजेब ने उतनी इतनी परमिशन दे दी थी। अब बेटा यहाँ पे आपको इंडिया के 3 मैप दिए गए, आप देख सकते हो ना। जो 1797 है उसके अंदर देखो जो ब्लू कलर के साइन दिए गए वो ब्रिटिश रूल है, और जो येलो कलर का रूल है वो किसका, हमारा लोकल इंडिया का रूल है वो था। अब बेटा 1840 के अंदर तुम देख सकते हो कि वो जो ब्रिटिश रूल था वो बढ़ चुका था, और जो हमारा लोकल एरिया था वो कम हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि 1857 के अंदर जो ब्रिटिश रूल था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, और जो लोकल हमारा जो रूल था वो कम हो चुका था। अब यहाँ पे 1.5 में आपको बताया गया द एक्सपांसन ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो एक्सपांशन हुआ बेटा जो ब्रिटिश रूल का बिटवीन कब से 1757 से लेकर 1857, जो 100 साल के अंदर बेटा जो एक्सपांड हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। ओके, बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन द रेस टू अर्न मनी एंड मोर मनी। अब बेटा इस टाइम तक बेटा जो हमारी जो ईस्ट इंडिया उनकी कंपनी जो ब्रिटिश की वो बेटा बहुत मनी कमा चुकी थी, और अभी भी बहुत मनी कमा रही थी। As per the order passed in the Bengal and only the companies avail the benefits of tax free trading। और उनको इतनी अच्छी जो औरंगजेब था उनने दी थी कि आपको जो बेनिफिट उनको ये चीज़ का था सबसे ज़्यादा कि बेटा जो उनको टैक्स कुछ भरना पड़ता था नहीं ट्रेडिंग के ऊपर। हाउएवर मैनी ऑफिस हु वर एंगेज इन अ प्राइवेट ट्रेड्स डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। और साथ ही साथ बेटा उनको जो बहुत सारे जो प्राइवेट ट्रेड्स थे वो भी टैक्सेस भरते थे नहीं। एज द रिजल्ट द इनकम जनरेट फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन द बंगाल रिड्यूस विच इन द टर्न वर अपोज द नवाब ऑफ बंगाल द मुर्शिद कुली खान। अब बेटा जो धीरे धीरे क्या जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी प्राइवेट कंपनीज वो अपना ट्रेड मीन्स टैक्स नहीं भरती थी, उसकी वजह से क्या होने लगा जो बंगाल का जो टैक्स आता था वो रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा। तो इसके लिए जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनके लिए चिंता का विषय बन चुका था। और जो नवाब ऑफ बंगाल थे कौन था, तो मुर्शिद कुली खान थे। ओके, दिस डिस्प्राइट केप्ट ऑन एक्वायरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वेदरी खान। और साथ ही साथ जो उसका डिस्प्राइट था इंक्वायरिंग ये सारा चीज़ें टाइम का वो किस लिए था, जो अली वेदरी खान था उसके लिए भी सारी चीज़ें चिंता की थी। अब आफ्टर द अली वेदरी खान हैज़ द सन द सिराजुद्दीन उल्ला टुक चार्ज। और उसके बाद इनके सन जो सिराजुद्दीन उल्ला थे उनने वहाँ पे चार्ज लिया। ही गॉट इन्वॉल्व इन टू द मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। और साथ ही साथ फिर उनने क्या करा, ब्रिटिश के साथ बैटल अपनी छेड़ दी थी। अब बेटा कौन कौन सी बैटल हुई थी वो हम आगे देख सकते हैं। सिराजुद्दीन उल्ला ने बेटा 2 बैटल्स लड़ी थी वहाँ पे, द बैटल इन ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बॉक्सर। अब सबसे पहले हम जो बैटल देखने वाले वो कौन सी है, बैटल ऑफ प्लासी।
द सिराजुद्दीन बिल्ला बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। अब बेटा अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट टिक कर लेना है, जो हमारे सिराजुद्दीन उल्ला थे वो कब अपने बैटल में उन्हें राजा बने थे, कौन से ईयर में बने थे, 1756 में बने थे। ही हैड एन ओवरवेलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश, और साथ ही साथ उनका ऐसा था मानना जो ब्रिटिश थे उसके ऊपर ओवरवेलिंग वो करते थे सारी चीज़ें, कि उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर अपना ही राज्य चलाना चाहते थे। द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द सिराजुद्दीन उल्ला बाय द कॉन्स्परिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नो रिमेन द थ्रोन ऑफ द बंगाल। अब वो जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते थे, जो सिराजुद्दीन उल्ला थे उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ मिलके उस राजा को उस थ्रोन से, बंगाल के थ्रोन से हटाना चाहते थे, क्योंकि ये जो सिराजुद्दीन उल्ला थे वो ब्रिटिश के लिए मुश्किल ही खड़ी कर रहे थे, तभी वो उसको थ्रोन से हटाना चाहते थे। देयर वर द फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स, और उस टाइम क्या होता था, जो ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स होते थे उनके लिए फ्रिक्वेंटली बेटा ये सारी चीज़ें उनको डिमांड में आती थी, और उनके लिए जो उनको बोल दिया गया था कि पहले उनको टैक्स फ्री था, बट उनको बाद में क्या कर दिया गया था, टैक्स, कि आपको भी टैक्स अब भरना ही पड़ेगा, कि आप अगर टैक्स बिना आप इस यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता, जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या हो गए थे, सिराजुद्दीन उल्ला के दुश्मन बन चुके थे। When the British merchant failed to pay the taxes were the applicable to both the Indian and the foreign merchants, और उसके जैसे जो वो थे तो वो टैक्सेस अगर नहीं भरते थे तो उसके लिए क्या होता था, जो इंडियन और जो फॉरेनर के जो मर्चेंट्स होते थे उसके बीच में क्या होती, सिचुएशन बेटा ख़राब होती। द सिचुएशन केम टू अ बॉयल, इट मीन्स गर्म, बोलते हैं ना गुस्से वाली सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन, इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन हो जाती थी। अब ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट द फॉर्टिफिल द फैक्ट्री पे द टैक्सेस एज पर द रूल द ट्रेड एज पर द टर्म एंड द कंडीशन। अब उसने बोल दिया था कि ब्रिटिश लोगों को एज पर जैसे बोला गया है उसी हिसाब से, रूल के हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर वो रूल्स के हिसाब से टैक्स नहीं भरते तो उन्हें एज पर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे ट्रेड करने दिया जाएगा नहीं। The provocations was enough for the Sirajuddin for the OPEC for war and he succeeded in expelling the British from the Calcutta। अब वहाँ से क्या हुआ, जो ये सारी चीज़ें वो नहीं भर रहे थे टैक्सेस, तो उसके बाद उनको एक जो ब्रिटिश थे उनको एक्सप्लिंग मीन्स के वहाँ से, कलकत्ता से वहाँ से निकाल दिया गया था, उनने जब टैक्स नहीं भरा था तो। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव, और उस टाइम पे बेटा जो ब्रिटिश का जो काउंटर अटैक वापस से करा था, और किसके लीडरशिप में वो चल रहा था उस टाइम, द रॉबर्ट क्लाइव था, उसके अंडर में चल रहा था। द क्लाइव ब्रिगेड द मीर जाफर एंड द कमांडर ऑफ द चीफ द सिराजुद्दीन उल्ला वर द प्रॉमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ द बंगाल टू हिम एंड कॉन्कॉर्ड हिम टू जॉइन देयर साइड्स। अब उनने वहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनने क्या बोला था कि सिराजुद्दीन उल्ला को बोला था, और साथ ही साथ जो मीर जाफर थे जो कमांडर थे उनको भी बोला था कि आप ये राज्य छोड़ के मेरे कदमों में आ जाओ, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। With the help of the Robert Clive, they defeated the murder सिराजुद्दीन उल्ला in the Battle of Plassey। और उस टाइम क्या होता बेटा, जो बैटल ऑफ प्लासी में जो सिराजुद्दीन उल्ला का मर्डर हो चुका था। एंड दिस वाज द फर्स्ट वॉर फाउट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये फर्स्ट वॉर था बेटा हमारे इंडिया के अंदर जिसमें हमारे सिराजुद्दीन उल्ला की मौत हो गई थी। ओके, एंड थर्स दिस वॉर इज़ कंसिडर टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो वॉर था बेटा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओके, और ये कौन सा बैटल था, द बैटल ऑफ प्लेसी। अब इसके बाद जो सेकंड बैटल है बेटा, बैटल ऑफ बॉक्सर। ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर में क्या है, एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट द मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। और बाद में बेटा अब जब जैसे ही सिराजुद्दीन उल्ला की मौत हो गई उसके बाद जो मीर जाफर थे उन्हें बेटा नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। और फिर जो रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू द इंग्लैंड, और रॉबर्ट क्लाइव थे वो भी वापस से इंग्लैंड में चले गए। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द मीर जाफर बिकम द हॉस्टिल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। और जैसे जैसे मीर जाफर भी क्या, जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना उन्हें स्टार्ट कर दी थी इंडिया में। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद द सन इज लॉ द मीर कासिम। और जो कंपनीज थी उनने भी डिसाइड कर लिया कि अब हमें इसे रिप्लेस करना है, मीर जाफर की जगह जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम उसे यहाँ पे रखेंगे। द मीर कासिम वॉज द इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड द क्लेवर रूल। और इसका जो रूल था वो भी एकदम क्लेवर था और डिसिप्लिन इंसान था। द प्रॉब्लम एरोस बिटवीन द नवाब
एंड द कंपनी ऑफ एन अकाउंट नॉट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। अब बेटा उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या था, एक ही प्रॉब्लम था सिर्फ कि वो जो टैक्स थे वो वहाँ पे भरते थे नहीं, विच अनलिमिटेड ब्रॉड टूवर्ड्स द फोर्स फेस टू फेस ईच अदर। अब उनको फोर्सली बोला गया था कि नहीं आपको टैक्सेस तो भरने पड़ेंगे, फेस टू फेस भी उन्हें बहुत बार बोला गया था। और साथ में बेटा अब जो इन 1763 के अंदर क्या हुआ था, जो मीर कासिम था वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। और साथ में जो मीर कासिम थे वो हार गए थे 1763 के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा था, बट ही एस्केप्ड, और उसने वहाँ से एस्केप भी कर दिया था। He recognized his army along with the force of Nawab of Oud, Sirajuddin Ullah and the Mughal Empire Shahjahan Alam II। और साथ ही साथ बेटा उसने अपनी कंपनी को देखा कि उनकी सारी कंपनी इसके अंडर में, मीन्स कौन कौन, जो नवाब ऑफ औडो थे वो सिराजुद्दीन उल्ला थे, मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ आलम थे, ओके, ये सारों के अंडर में इसकी जो पूरी कंपनी थी वो उसके अंडर में आ गई थी। द एक्लेम फोर्स मीट द कंपनी फोर्स इन द एट द बॉक्सर इन 1764। अब बेटा जो कंपनीज थी उनने भी कंबाइंड फोर्स अपनी साथ में, कंपनी सारी कंपनीज एक साथ मिल गई थी, जो बैटल ऑफ बॉक्सर थे वो उसके अंदर 1764 के अंदर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ द सडन बंगाल अवार्ड मीन्स लखनऊ एंड द मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। अब बेटा वहाँ पे जो 1764 के अंदर बेटा जो वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने वॉर छेड़ दी, और एट लास्ट जो हमारे इंडिया वाले थे वो क्या हुआ, उस हार गए थे। जो सडन बंगाल अवार्ड जो लखनऊ है वहाँ पे वो हार गए थे, और मुगल एम्पायर्स पर अंडर देयर कंट्रोल, और मुगल एम्पायर्स ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गए थे। द रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू द इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और बाद में जब ये सारा मुगल एम्पायर के अंडर में, ब्रिटिश के अंडर में आ गए थे, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस से भेजा गया कि आप जाओ इंडिया को कंट्रोल करो और अपनी सिचुएशन अपने अंडर रखो। दैट हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेड कंपनी, एमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंटल ऑफ इंडिया। और इस तरीके से बेटा हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर आए, और साथ में सब मिलके एमर्ज हुए, पॉलिटिकल पावर उनने बढ़ाया, और साथ में बाद में क्या करा उन्हें इंडिया को सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया को अलग अलग पार्ट के अंदर बंटवारे में बांट दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8। अगर आपको बेटा इस टॉपिक में कुछ भी पता ना चला हो तो मुझे बोलना, मैं आपको जूम मीटिंग के अंदर वापस से वो टॉपिक समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।